राम राम जी सारण। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही कल वाली क्लास? बढ़िया रही। एक दिन क्लास को नहीं आई, हमें भी पता है इशू आने लग रहे छोटा छोटा। तो भी बात में एक कमेंट आयो एक बच्चे को, वो थोड़ा सा कमेंट देख लिया। तो कमेंट हो कि सर थारा मेलानिन की मात्रा ज्यादा है कि इसी से कुछ है वो, है नहीं? तो देखो भी मेलानिन की मात्रा भी तो ज्यादा है या कौन सी चीज है वो थोड़ा सा कौन बताओ। मेलानिन की मात्रा को तो मैं थोड़ा सा कौन बताओ, पता भी है। लेकिन अब चैप्टर शुरू करने पहला बच्चा सवाल करे तो मैं बिल्कुल जवाब ही दे दूं। मैंने देखो जी मेरी स्किन में या जो भी थाने लग गया वो रीजन, तो मेरा भाई बर्थ है, जन्म हुआ मेरा चीज, ठीक है? तो यूं मेरा कुछ भी प्रॉब्लम को नहीं, गर्मी की या कुछ भी अनदर जन थे वो भी यही, मैं कुछ भी मेरे अंदर प्रॉब्लम को नहीं। और मेलानिन की मात्रा वो ज्यादा है वो नहीं, इन रीजन मन कौन बताओ। हाँ थे थारी क्यों सही हो। अब बड़ बच्चा कमेंट करियो है तो बिंगो मतलब इन साइंस की नॉलेज है जल्दी बन कमेंट करियो है, तो बहुत अच्छी बात है। ये कमेंट करियो बहुत अच्छा लगे मन। तो ये बात में मैं थाने एक चीज और बताऊं, मेलानिन जो बने अभी नाम बताए वो हार्मोन्स है अपनी बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा हुआ है वो बंदो बितो ज्यादा ब्लैक हुआ है वो, ठीक है? और जितना कम हुआ है वो बितो ही व्हाइट। और बहुत चीजें जो कि इफेक्टेबल हुआ है बस सनलाइट हुआ है, ठीक है? और बीओ बाद में कुछ कमेंट आया कि सर कैरी ऑन, थैंक यू जी, कुछ वो बहुत बढ़िया क्लास, गुड क्लास, ये सारी चीजें हरी आई है। तो क्लास में सपोर्ट करो भाई। अपर टॉपिक ना अपनो कोशिका विभाजन को समसूत्री विभाजन चल रहा हो बींग दो व्यवस्था पढ़ ली अपने, प्रोफेज और मेटाफेज पढ़ ली। आज अब पढ़ा एनाफेज। क्या पढ़ा? एनाफेज। एनाफेज का एक अन्य नाम होता है जिसको बोलते हैं जी पश्चावस्था। कौन सी अवस्था? एनाफेज या पश्चावस्था। याद कीजिए मैंने आपको एनाफेज में खास बात बताई थी जब अपने कोशिका विभाजन शुरू किया था, अंतरावस्था पढ़ी थी और कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में हल्का फुल्का बताया था, बीकानेर, पेन, थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना? तो जब एनाफेज अवस्था आती है यानी कि इस अवस्था जब आती है तो इसी अवस्था से पीछे से आपका क्या शुरू हो जाता है? साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। पहली बात तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान दें। अब इस अवस्था में होते क्या है? मोटा मोटा काम हो गया, क्योंकि सबसे अगर समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था देखिए तो कौन सी होती है? आपकी पूर्व अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? प्रोफेज या पूर्व अवस्था। चलिए इसकी बात करते हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं। देखो गुणसूत्र विखंडन का मतलब क्या है कि आपको पता है कि गुणसूत्र की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से होती है और ये आपका होता है गुणसूत्र बिंदु। अब यहां से गुणसूत्र क्या होगा जी? टूटेगा, ठीक है? टूटेगा तो ये सिरा इधर जाएगा और ये सिरा इधर जाएगा, ठीक है? दोबारा फिर से बनाते हैं। ये है अपना गुणसूत्र, यहां से गुणसूत्र टूटा तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो तो जाएगा इस तरह से नीचे और जो नीचे वाला भाग है वो जाएगा इस तरह से ऊपर। आपको पता है गुणसूत्र एक स्ट्रेट लाइन में होते थे ना, स्ट्रेट लाइन में बैठे थे। अब ये गुणसूत्र विखंडित होते हैं और किस में बदल जाते हैं? अर्ध गुणसूत्र में बदल जाते हैं। आधा गुणसूत्र हो गया ना, ये भी गुणसूत्र आधा हो गया और ये भी आधा हो गया, तो इस प्रकार को बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र, ठीक है बच्चों? अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। देखो विपरीत ध्रुवों का मतलब क्या? ये आपका उत्तर पोल है और ये आपका है दक्षिण पोल, ठीक है? अब विपरीत का इसमें क्यों बोला है? क्योंकि ये कौन सी साइड में? आपका उत्तर साइड में है। ये जो है उत्तर साइड में है, ये आपका उत्तर साइड में, ये आपका उत्तर साइड में, ठीक है? और ये आपके सारे के सारे दक्षिण साइड में है ना, ठीक है? विपरीत ध्रुवों का मतलब क्या है कि ये जो उत्तर वाले हैं वो दक्षिण में चले जाएंगे, उत्तर वाले कहां पे चले जाएंगे? दक्षिण में चले जाएंगे। और ये जो दक्षिण वाले हैं वो आपके कहां चले जाएंगे? उत्तर में चले। उत्तर वाले दक्षिण में चले जाएंगे और दक्षिण साइड वाले उत्तर में चले जाएंगे, यानी कि विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। देखो इस तरह से। पहले क्या होता? पहले इसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी? पहले इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, अगर याद हो तो अपने पीछे बनाई थी ना। तो ये गुणसूत्र बिंदु अलग होंगे, ये वाले इस तरह से अलग अलग हो गए और इस तरह से अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है जी सर। यह अर्ध गुणसूत्र कोशिका विभाजन के बाद नई संतति या पुत्री कोशिका में गुणसूत्र बनाते हैं। यह जो अब गुणसूत्र क्या हुआ है? आपके जो अर्ध गुणसूत्र हैं ये वाले, ये बोल रहा है, इनकी बात कर रहा है कि यह जो अर्ध गुणसूत्र है ना वो जब आगे क्या बनेगी? अपने विभाजन पढ़ रहे हैं तो नई संतति, नई जो संतति कोशिका बनेगी या नई जो पुत्री कोशिका बनेगी,
उसमें गुणसूत्र तो होंगे, और गुणसूत्र क्या होते हैं हमारे, समान होते हैं। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो अर्ध गुणसूत्र है यही आगे चलकर जब कोशिका विभाजन होगा, कंप्लीट होगा, तो यही आगे जाकर जब दो कोशिकाएं बनेंगी तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे ना वो इन्हीं अर्ध गुणसूत्रों से बने हुए होंगे। ये बात ये बोल रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगली बात करते हैं। इसी अवस्था के दौरान कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। बस इतनी बात है। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि इसी अवस्था में कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है कौन सी, आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन इसी अवस्था में शुरू होता है। बताया था एनाफेज में साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आपका पहला, इसमें सारी 4 लाइनें लिखी हैं, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी लाइन है जो इंपॉर्टेंस नहीं है, हर लाइन मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, क्योंकि जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखते हो तो उसमें आपको दिखाया जाता है कुछ अलग सी चीजें, और उसके बाद में अपने विचार करते हैं आगे इसके बारे में। तो यहां पर अपनी पश्चावस्था होती है कंप्लीट, और उसके बाद में अंतावस्था या टीलोफेज, ये लास्ट वाली अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये, लास्ट वाली। इसमें हम सारा खेल देखते हैं कि सर इसमें क्या होता है। करें शुरू, बिल्कुल करते हैं। इसमें क्या होता है, और अगर याद रहे या ना रहे तो आप क्या करना, जो पूर्वावस्था आपने पढ़ी थी ना, पूर्वावस्था पढ़ी थी पिछली क्लास में तो पढ़ा था, तो पूर्वावस्था की ये उल्टी होती है बिल्कुल सारी की सारी, जो पूर्वावस्था में हो रहा है उसका अपोजिट इसी में होता है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका विभाजन की ऐसी कौन सी प्रवस्था होती है जो पूर्वावस्था की विपरीत होती है, तो आप बोलोगे अंतावस्था। और अगर पूछ ले कि सर अंतावस्था की कोई विपरीत प्रवस्था कौन सी होती है, तो आप बोलोगे कि सर पूर्वावस्था। ठीक है, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यही इसकी खास बात है। देख लेते हैं क्या क्या होता है। यह अवस्था या यह प्रावस्था पूर्वावस्था के विपरीत की प्रावस्था है या विपरीत की परिघटनाएं होती हैं। पहली बात आपकी ये है। अगली बात करते हैं, कोशिकांग दिखाई देने लगते हैं। पूर्वावस्था में क्या होता था, कोशिकांग विलुप्त हो गए थे ना, इसमें कोशिकांग दिखाई देने लगते हैं। अगली बात, कोशिका द्रव्य हल्का हो जाता है। कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, यानी कि कोशिका में जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया पूर्वावस्था में हुई थी ना, उसकी विपरीत होती है जलीकरण की अभिक्रिया, यानी कि कोशिका अंदर जल आना प्रासरण के द्वारा शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली, पूर्वावस्था में क्या हुआ था, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई थी, तो इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, पूर्वावस्था में केंद्रक झिल्ली थी विलुप्त, और इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण। क्रोमेटिन का निर्माण, देखो पूर्वावस्था में मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तो इसमें गुणसूत्र आपको या तो अस्पष्ट दिखाई देंगे या दिखाई नहीं देंगे, और वो गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे क्रोमेटिन जाल के रूप में। किसके रूप में, क्रोमेटिन का निर्माण होता है या क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। और इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर आपके 2 केंद्रक बन जाते हैं। क्रोमेटिन जाल बन गया, केंद्रक झिल्ली बन गई, तो सीधी सी बात है एक कोशिका में कितने केंद्रक बन गए जी, हमारे 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा होता है कौन सा कंप्लीट, कैरियोकाइनेसिस। कौन सा कंप्लीट होता है जी, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद में अपने देखें, अगर याद हो तो क्या ये कोशिका विभाजन अभी पूरा हुआ है क्या, नहीं सर अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सही बात आपकी, क्यों पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें 2 केंद्रक थोड़ी बनाने हैं, हमें तो 2 कोशिकाएं चाहिए। तो अब आपको पता है पीछे से कौन सा विभाजन शुरू हो गया, साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया। बिल्कुल ही इजी है, सिर्फ नाम याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। देखो इसमें अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका में 2 संतति केंद्रक का निर्माण होता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये वाली बात बोल रहा है ये, तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, बिल्कुल हो गया सर। उसके बाद में देखते हैं, इस विभाजन द्वारा ही कोशिकाएं पूर्ण रूप से बनती हैं, यानी कि कैरियो जो आपका साइटोकाइनेसिस है, यानी कि जो आपका क्या है, साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस से पूर्ण रूप से आपको 2 कोशिकाएं प्राप्त होंगी। कैरियोकाइनेसिस से सिर्फ आपको कोशिका में 2 केंद्र प्राप्त होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन अधूरा रहता है। पूर्णतः कोशिका विभाजन होगा तब ही आपको क्या होगा, 2 कोशिकाएं अलग अलग, एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं या एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल आपको प्राप्त होंगी। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोशिकाओं में कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो आपको पता है एक प्राणी कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है, सॉरी एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो अपने पहले जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं। जंतु कोशिका कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका या प्राणी कोशिका। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है,
सिर्फ नाम याद रखना है, खांच विधि। कौन सी विधि? खांच विधि। कोशिका द्रव्य में खांच बनने से होता है। देखो कैसे, तो ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। तो ये बोल रहा है कि प्राणी कोशिका में मान लीजिए एक कोशिका के अंदर इस प्रकार से दो सेल बने, दो केंद्रक बन गए, कुछ नहीं होता, खांच बनेगी वहां पर कोशिका झिल्ली में, इस तरह से। ये आगे चल अगर आपको इस तरह से दिखाई दे जाए, इस तरह से आपको दिखाई देगी। और एक अगला स्टेप आएगा जिसमें दो इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं मिल जाएगी। बस सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, खांच विधि। ठीक है बच्चों, चलिए। सर पादप कोशिका का बताओ, बिल्कुल बताएंगे जी। पादप कोशिका, इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है? देखो, जंतु कोशिका में होता है खांच विधि द्वारा, लेकिन इसमें खांच विधि द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? सर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इतना घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना? नहीं पाई जाती भाई, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण इसमें खांच विधि नहीं बन पाती, क्योंकि इस तरह से खांच विधि इसमें संपन्न नहीं हो पाती। लेकिन कोशिका विभाजन तो इसको करना है। कोशिका भित्ति होने के कारण खांच विधि द्वारा इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। वेरी गुड। कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। कौन सी विधि इसमें होती है? आपको नाम याद रखना है, सिर्फ प्लेट विधि या पटलिका विधि। पटलिका, पटलिका विधि। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा? इसमें यहां से केंद्रक से, उसमें कहां से? कोशिका के झिल्ली से हो रहा था ना, इसमें केंद्रक से इस तरह से अंदर एक प्लेट बनेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लेट पूरी हो जाएगी और दो अलग अलग कोशिकाएं बना दे, इस तरह से। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है इसमें नहीं, तो उसे बोलते हैं कोशिका पटलिका। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट और बतानी है। वो क्या है? कुछ कोशिकाओं में केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, कई कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता। देखो कैसे, यानी कि अब हम बात करते हैं, इन दोनों में तो कोशिका विभाजन हो गया, तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? सर एक से दो बन जाएंगी। लेकिन कोशिका के अंदर मान लीजिए कोशिका इसके अंदर केंद्रक तो विभाजन तो हो गया, लेकिन अगर ये कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना? देखिए, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता, जिससे कोशिका में अनेक केंद्रक या कई केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? कोशिका के अंदर केंद्रक बनते रहेंगे, इस तरह से कोशिका के अंदर ही केंद्रक बनते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो कोशिका होती है, जो अनेक केंद्रक युक्त होती है, उससे बोलते हैं जी, आपको नाम याद रखना है, सह कोशिका। कौन सी कोशिका? सह कोशिका। सह कोशिका। कोशिका विभाजन, केंद्र कोशिका में केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता, तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसे आप सह कोशिका बोल सकते हो। सर एग्जांपल भी बता दो थोड़ा सा। तो जो नारियल देखा है आपने? बिल्कुल सर देखा है। तो अगर नहीं देख रहा है तो एक बात बताऊं था ना, क्या देखना ऊपर सी नारियल देख रहा है? नारियल देखना तो वो कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका और पूरी साइंस अपनी हिंदी भी आने लग रही है, वाह। अदर भी कोशिश कराना था प्रमाण की, सारो सिलेबस कंप्लीट करो, और इस साल में बहुत सी भर्तियां आईडी है, एक आधी भर्ती में सिलेक्शन हो गए, पीडीएफ में रोल नंबर निकाल के आपको रोल नंबर चमकाओ,
ये हो गया थारो सिलेक्शन हुआ को और फिर कोई नौकरी नाकरी लागू होगा, फिर कोई नारियल डेस्क को थे। सही है मेरी बात तो सही है गुरु जी। नारियल देखना है तो पहला ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ही नारियल डेस्क को, नहीं तो भैया मन तो मुश्किल लग गया ना प्रोटीन तो, है नहीं। तो नारियल देखना है तो कोशिका विभाजन बढ़िया तरीकों याद करो और फिर सिलेक्ट हो। कोई लैब असिस्टेंट है, एसआई है, कांस्टेबल है, और जितनी भी भर्तियां 4th ग्रेड है, पटवारी, ग्राम सेवक, पता नहीं क्या भर्तियां काट रखे ऊपर सरकार। ठीक है, जे पीछे से एक कॉमेडी आई बिंग अंदर जिक्र करोगे हो क्या सरकार का मैं इतनी भर्तियां काटा हमारा समझ में कौन आवे, थारा समझ में कौन आसी, क्या तैयारी करा क्या छोड़ा। इंस्टा पर तरह तरह की रील वायरल होने लग रही है, जेठालाल जी की क्या बनूं, ग्राम सेवक बनूं, पटवारी बनूं, शिक्षक सामने जाकर क्या बनने लायक, शिक्षक सामने जाके बैठ जाए और पूछे क्या बनने लायक है तू। और एक बात किसी फिल्म में, हाँ दिल वाले, बिंगा बाजे देवगन जी की बिंग क्लिप बना के पागल हो जाऊंगा मैं, तुम सब मुझे पागल करना चाहते हो पटवारी रहे, तो अपन पागल को नहीं होना, अपन एक वैकेंसी पकड़नी है और बिंग तैयारी करनी है और निकलवा गया। ठीक है, चलिए। तो नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, नारियल का तरल भ्रूणपोष वो आपका होता है जी सहकोशिका। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको फायदे बता देता हूं, एक दो लाइन में, ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात है। समसूत्री विभाजन का महत्व, तो आपको ये ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन क्यों होता है। तो समसूत्री विभाजन इसलिए होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए अंगों का निर्माण होता है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसमें अगुणित कोशिका विभाजन भी हो जाता है और द्विगुणित कोशिका विभाजन भी हो जाता है। यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो अगुणित कोशिकाओं में भी पाया जाता है और द्विगुणित कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जब अपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे ना तब आपको अगुणित और द्विगुणित चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपका समसूत्री विभाजन भी क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद में आपके लिए एक चीज बता देता हूं, अर्धसूत्री विभाजन है वो थोड़ा सा समसूत्री विभाजन से लंबा है, उसको मैं 1 या 2 क्लास में भी उसको भी कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अभी 27 तारीख को एग्जाम है हरियाणा सिटी के, है ना। जो हरियाणा राज्य से कोई मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, या जो तैयारी कर रहा है, तो उनको मैंने पहले बताया था कि मैंने पूरी साइंस कंप्लीट हरियाणा सिटी के लिए डाल दी है और उसमें भी आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। तो अगर कोई हरियाणा से हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और उसके बाद में आपको इसके बाद में जो भी चीजें हैं वो भी आपको देखनी है। और फिर उसके बाद में आपको आगे जो वैकेंसीज हैं, अदर स्टेट से भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पंजाब से भी कुछ वीडियो देख रहे हैं, झारखंड से भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी देख रहे हैं, उड़ीसा से भी देख रहे हैं, बहुत वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के साथ, तो नया धमाका करते हैं शुरू। तब तक धन्यवाद।